बच्चों, थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पेपर में जब पिछले व्याख्यान में अपन क्षेत्रीय संगठन के महत्व की चर्चा कर रहे थे और साथ में इस संदर्भ में दक्षिण पूर्व एशिया में जो क्षेत्रीय संगठन जो काफी सफल आर्थिक सहयोग क्षेत्रीय संगठन माना जाता है और उसका उदाहरण कई स्तरों पर दिया भी जाता है। वो क्षेत्रीय संगठन जो है वो आसियान, उसकी चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। आसियान, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और जो आसियान है दक्षिण पूर्व एशिया में, प्रारंभ में जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 5 देशों के द्वारा 1967 में शुरू किया गया और अब तो इसकी सदस्य संख्या 10 तक हो गई है। यहाँ तक कि जिस म्यांमार को हम दक्षिण एशिया में कई लोग मानते थे, वो दक्षिण पूर्व एशियाई आसियान का सदस्य अब है। तो जो 1976 का ट्रीटी ऑफ कोऑपरेशन था, सहयोग की संधि थी आसियान की, वो एक मील का पत्थर साबित हुआ। जो बाली में पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें हुआ था ये, इस पर सहमति बनी थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो वार्षिक सम्मेलन, शिखर सम्मेलन नहीं था, वो वर्ष में 2 बार भी शिखर सम्मेलन आयोजित करने का प्रावधान 2008 के बाद से, चार्टर के बाद से हो गया। आसियान का स्वरूप और उद्देश्य क्या है, इसके ऊपर चर्चा करें तो आसियान के जो 10 देश हैं, सदस्य देश हैं, वो सभी दक्षिण पूर्व एशिया के हैं और इनके विभिन्न भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति के लोग निवास करते हैं। तो इन देशों की औपनिवेशिक विरासत, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक सामाजिक जीवन मूल्यों में जो भिन्नता है, उसके कारण जो आपस में जो कई बार स्थितियां थोड़े से तनावपूर्ण रही है इतिहास में, उसको उसको सम्मिलित और साझा रूप में उसका समाधान ढूंढना शांतिपूर्ण तरीके से। और जो सामान्य समस्याएं हैं जैसे जनसंख्या विस्फोट, गरीबी, आर्थिक शोषण, बेरोजगारी, पर्यावरण इत्यादि पर क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से विकास करना, ये इनका एक प्रमुख उद्देश्य है। और आसियान के निर्माण में जो ये प्रमुख उद्देश्य था कि इस क्षेत्र को प्रगति इस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को गति प्रदान करना और परस्पर सहयोग करना इन आपस में इन देशों के लिए। इसलिए इनका एक साझा बाजार तैयार करना, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक साझा बाजार तैयार करना। और इसलिए जब 14 दिसंबर 1987 को आसियान का तीसरा शिखर सम्मेलन मनीला में हुआ, तो इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के अंत में जो 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए, वो बेसिकली आर्थिक सहयोग को गति प्रदान करने वाले 4 समझौते थे। मैंने कहा था कि ये शुरू में कहा था कि आसियान जो है वो एक आसियान क्या, जितने भी क्षेत्रीय संगठन है वो मूल रूप से आर्थिक सहयोग संगठन के रूप में ही विकसित हुए और किसी भी प्रकार से सीटो या फिर नेटो की तरह सैन्य संगठन नहीं रहे। लेकिन कालांतर में निश्चित रूप से आर्थिक सहयोग में वृद्धि के कारण जो अंडरस्टैंडिंग बनी इन सभी देशों में, उसकी वजह से, उसके कारण से राजनीतिक सहयोग जो है वह भी परवान चढ़ा। राजनीतिक सहयोग और राजनीतिक जो समन्वय, सामंजस्य, वह भी संभव हो सका। इसका एक बड़ा उदाहरण दक्षिण पूर्व एशिया में देखते हैं कि कभी के बहुत जाने दुश्मन इंडोनेशिया, मलेशिया, अब जो है बिल्कुल उसमें स्थिति लगभग सामान्य है ना। मलेशिया सिंगापुर जानते हैं, क्रश मलेशिया कैंपेन, क्रश सिंगापुर कैंपेन मलेशिया ने चलाया था 1965 के दशक में, 65 में। तो वो सब अब इतिहास की बातें हो चुकी है। तो आर्थिक कारणों से जो सहयोग हुआ, उसने राजनीतिक सहयोग की एक पृष्ठभूमि तैयार की। अब जो आसियान के कार्य और इसकी क्या भूमिका रही है, तो हम देखते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों संबंधी स्थायी समिति इस सहयोग को आगे बढ़ाती है, जिसका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन कार्यक्रम, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग, शैक्षणिक, खेल, सामाजिक कल्याण इत्यादि के क्षेत्र में सहयोग करना है। और 1969 में संचार एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भी समझौता किया गया, जिसमें खासकर दूरसंचार के माध्यम, रेडियो, दूरदर्शन के माध्यमों से आपस में सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ और इसका बहुत बड़ा योगदान रहा आपस में तनाव कम करने का। पर्यटन के क्षेत्र में भी आसियान ने अपना एक अलग सामूहिक संगठन आसियान्टा बनाया
जो वीसा रहित जो है वो अपने सदस्य राष्ट्रों के बीच में पर्यटन की सुविधा देता है, वीसा रहित। ये भी एक बड़ी सुविधा है और क्षेत्र को एक इकाई के रूप में सुगठित इकाई के रूप में विकसित करने का एक बड़ा माध्यम है। आसियान देशों ने 1971 में हवाई सेवाओं के व्यापारिक अधिकारों की रक्षा एवं 1972 में जहाजों के संबंध में ये समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसी तरह खाद्य सामग्री के उत्पादन, तकनीकी शिक्षा इत्यादि पशुपालन के क्षेत्र में भी सहयोग हुए। तो प्रारंभिक दशकों में सहयोग जो है इस स्तर पर, बेसिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर बड़े पैमाने पर बढ़ा। जो बेसिक चीजें थी जहां पर मतभेद नहीं हो सकते थे वहां पर सहयोग की शुरुआत हुई। और फिर इसी के बाद बहुत ही सीमित स्तर पर, क्योंकि उस समय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का बहुत ज्यादा चलन नहीं था, लेकिन इन्होंने स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र यानी साझा बाजार इस क्षेत्र का स्थापित करने के लिए भी आसियान देशों ने अपने प्रयास किए और कई स्तरों पर जो है यह सफल भी हुए। हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे आसियान के देशों ने इस सहयोग को आगे बढ़ाया। खासकर जो बाली शिखर सम्मेलन हुआ, जैसे कि मैंने बताया कि मील का पत्थर साबित हुआ वो इस सम्मेलन में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए 3 प्रमुख सुझाव रखे गए, यानी कि बाहर से अन्य देशों से आयात को कम करना, परस्पर व्यापार को बढ़ावा देना, जो सरप्लस एनर्जी है यानी कि खाद्य पदार्थ और एनर्जी है, फूड ग्रेन और एनर्जी, वो इसी क्षेत्र के देशों को आपस में शेयर करना और जो व्यापार है, परस्पर व्यापार है, ट्रेड है, उसको इसी क्षेत्र में अधिक से अधिक इनकरेज करना। और इसके बाद जो 1992 में चौथा शिखर सम्मेलन सिंगापुर में हुआ, उसमें आसियान ने भी, इससे पहले नाम डिमांड करता था, आसियान ने भी नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग की, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ, नवीन NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, और जिसका प्रयास संयुक्त राष्ट्र स्तर पे भी हुआ। फिर इसी के बाद दक्षिण एशियाई देशों ने 15 ऐसे उत्पादों की सूची तैयार की जिनमें मुक्त बाजार व्यवस्था कायम की जा सकती है। इसमें बहुत वैरायटी ऑफ बहुत बड़े प्रोडक्ट्स थे, जैसे तेल, ऑयल। हम जानते हैं कि मलेशिया, इंडोनेशिया ऑयल रिच है ना। ब्रुनेई भी बहुत ऑयल रिच है। फिर तेल, सीमेंट, रसायन, उर्वरक इत्यादि, रबर मलेशिया का बड़ा उत्पाद है। तो इसमें जो है ना जो कस्टम ड्यूटी वो कम की जाएगी, कर कम किए जाएंगे और परस्पर बढ़ाया जाएगा। इसी तरह से 95 में जब थाईलैंड में शिखर सम्मेलन हुआ, बैंकॉक शिखर सम्मेलन, तो इसमें सभी देशों ने ये सहमति दी कि 2003 तक पूरे क्षेत्र को मुक्त बाजार व्यवस्था में परिवर्तित करेंगे। और फिर छठा शिखर सम्मेलन हनोई में हुआ। हनोई नया देश था, वियतनाम, हनोई देश नहीं, राजधानी वियतनाम, तो हनोई में हुआ। और इस सम्मेलन में भी जो है वो आसियान के जो 6 पुराने सदस्य देश थे, उन्होंने 2003 के स्थान पर 2002 में ही स्वतंत्र व्यापार यानी मुक्त बाजार व्यवस्था को स्थापित करने का निर्णय का उद्देश्य रखा और विजन 2020 पेश किया गया, जिसमें इस पर आर्थिक सहयोग की कार्य योजना पर कार्य होना था, है ना। उसके बाद अनेक जो मंत्रिमंडलीय स्तरीय बैठकें हुई, वो मुख्य रूप से इसी मुक्त बाजार व्यवस्था के संबंध में हुई। बाद में तो जो नवा शिखर सम्मेलन वापस 2003 बाली में हुआ और इसमें सभी 10 सदस्य देशों के नेताओं ने इसमें भारत और चीन के प्रधानमंत्री समेत अनेक सम्मेलन के विश्व के अनेक बड़े देशों को भी शामिल होने का मौका मिला और कई स्तरों पर वार्ता हुई, जिसकी परिणति बाद में हम देखते हैं कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक के रूप में होती है। फिर 2020 तक इस क्षेत्र को मुक्त बाजार व्यवस्था बनाने की दिशा में जो है वो कॉनकॉर्ड समझौता हुआ, है ना। कॉनकॉर्ड समझौता हुआ और इसके आधार पर इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति मेगापिति सुकार्णोपुत्रो ने इस जो मुक्त बाजार व्यवस्था को भविष्य के क्षेत्रीय स्थायित्व का एक बहुत बड़ा कदम बताया। फिर जो
इसके बाद शिखर सम्मेलन हुए, चाहे वियंटियन में हो, लाओस की राजधानी, या कुआलालंपुर में हो 2005 में, या सेबू में हो 2007 में, है ना, या 18वां शिखर सम्मेलन जो 2011 में हुआ थाईलैंड में। वो इन सब के बीच में क्षेत्रीय स्तर पर भी जो मतभेद थे उसको भी दूर करने के प्रयास किए गए। हम सब भी जानते हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर भी प्रॉब्लम्स नहीं थी, ऐसा नहीं है। कंबोडिया में गृह युद्ध की स्थिति थी, वियतनाम में संघर्ष था, लाओस में संघर्ष था, म्यांमार में आंतरिक जो उग्रवाद और आतंकवाद था। इन सबको एक तरह से प्राथमिकता न देकर आर्थिक सहयोग और तदुपरांत राजनीतिक सहयोग की जो एक सक्सेसफुल सफल उदाहरण मिसाल पेश की है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने, आसियान ने, वो वाकई में वर्थ इम्युलेटिंग है, वो उसका अनुकरणीय है। इसलिए कई बार सार्क और दक्षेज के संदर्भ में भी आसियान का सफल उदाहरण दिया जाता है ना। 2016 में जो 30वां और 31वां शिखर सम्मेलन फिलीपींस में हुआ, और इसमें बहुत बड़े स्तर पर जो पार्टनरशिप फॉर चेंज इमर्जिंग द वर्ल्ड ऑर्डर में जो दूसरे गैर सदस्य देश थे, भारत, जापान, चीन जैसे देशों के साथ भी साझा सहयोग की पर सहमति बनी। हम देखते हैं कि जो आसियान है वो किसी भी अन्य इकोनॉमिक ग्रुपिंग की अपेक्षा अधिक गति से काम कर रहा है। यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ ने भी काफी उपलब्धियां की है, लेकिन ब्रेक्सिट के बाद इस प्रकार ब्रिटेन ने एक प्रकार से ब्रेक लगाया है यूरोपियन संघ की गतिविधियों पर, क्योंकि ब्रिटेन एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर वो ब्रेक्सिट हो रहा है, यानी वो अगर एग्जिट हो रहा है उससे, यूरोपीय संघ से, तो ये एक झटका ही है। लेकिन आसियान में देश निकले नहीं, बल्कि देश जुड़ते चले गए, नए देश जुड़ते चले गए। जहाँ गरीबी की स्थिति थी कंबोडिया, वो भी शामिल होने लग गया। तो ये जो है काफी क्षेत्र सशक्त हुआ है। ये दक्षिण पूर्व एशियाई देश काफी बड़े पैमाने पर आर्थिक सहयोग करके अपने मतभेदों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं कि राजनीतिक मतभेद और परिणाम स्वरूप जो किसी प्रकार के सैन्य मतभेद होते हैं वो भी कम हुए हैं।